स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। How did the US lose the Vietnam War? आज हम आधुनिक इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे जिसने अमेरिका के सुपर पावर होने के सारे दावों को चुनौती देने का काम किया। ये कहानी है वियतनाम वॉर और उसमें अमेरिका की हार की। इस वीडियो में हम वियतनाम वॉर के हिस्टोरिकल टाइमलाइन को समझते हुए उन कारणों को जानेंगे जिनके चलते यूएस वियतनाम में लगभग 20 सालों तक लड़ता रहा, लेकिन उसे जीत हासिल नहीं हुई। 1950s में शुरू हुआ ये वॉर 1975 में जाकर खत्म हो गया, जब नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्ट फोर्सेस ने साउथ वियतनाम को अपने कब्जे में ले लिया। तो चलिए आपको ले चलते हैं इतिहास में और पहले। वियतनाम वॉर के इतिहास को एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। उसके बाद हम उसमें यूएस की हार के कारणों की चर्चा करेंगे। द टाइमलाइन ऑफ वियतनाम वॉर, द रूट्स। दोस्तों, वियतनाम वॉर की शुरुआत तो 1950s में हुई, लेकिन इसकी रूट्स काफी पुरानी है। कहानी शुरू हुई 1887 में वियतनाम में फ्रेंच कॉलोनियल सिस्टम के इस्टेब्लिशमेंट से, जिसे फ्रेंच इंडो चाइना का नाम दिया गया। इस कॉलोनियल सिस्टम में वियतनाम के अलावा टोंकिन, अन्नाम, कोचिन चाइना, कैम्बोडिया और लाओस आते थे। 1923 से 25 के बीच वियतनामीज नेशनलिस्ट लीडर हो ची मिन को अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद एग्जिस्टेंस में आए कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन में ट्रेनिंग दी गई एज एन एजेंट ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। हो ची मिन वियतनाम वॉर के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे जो यूएस बैक्ड फोर्सेस से लड़ रहे थे। सोवियत इस दौरान दुनिया भर के फ्रीडम मूवमेंट्स को इंस्पायर और सपोर्ट कर रहा था, और हो ची मिन को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने सपोर्ट किया। 1930 में हो ची मिन ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की जब उन्होंने इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आपको ले चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। जून 1940 नाजी जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया और जर्मन एलाय जापान फ्रेंच इंडो चाइना को इन्वेड कर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। फ्रेंच और जापानीज दोनों के इंपीरियलिज्म को रेजिस्ट करने के लिए 1941 में हो ची मिन लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम का गठन करते हैं, जिसे वियत मिन के नाम से जाना गया। आने वाले टाइम पर वियत मिन नॉर्थ वियतनामीज आर्मी के साथ यूएस के खिलाफ वियतनाम वॉर में लड़ने वाली थी। खैर, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर अटैक्स के चलते जापानीज एलाइड पावर्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। फ्रांस फिर से इंडो चाइना में अपना कंट्रोल असर्ट करता है, लेकिन हो ची मिन नॉर्थ वियतनाम में अपने कंट्रोल के चलते उसे इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करते हैं। यूएस एंटेगनिज्म अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन डिक्लेरेशन की तरह फ्रेम किया था, लेकिन यह फ्यूटाइल साबित हुआ। 1946 में हो ची मिन ने फ्रांस के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर लॉन्च किया, और 1947 में यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमन ने फ्रेंच वियतनाम के प्रति अपना सपोर्ट जाहिर किया। कुछ सालों बाद 1949 में सोवियत यूनियन अपना फर्स्ट एटम बॉम्ब टेस्ट करता है और माओ जेडोंग लेड कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना होती है। इन इवेंट्स ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शक्ल और सूरत बदल कर रख दी। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और उसमें यूएसएसआर फैक्शन अब एक पावरफुल एंटी यूएस राइवल की तरह इमर्ज होने लगा, जिसका सपोर्ट हो ची मिन के साथ था। 1950 में चाइना और सोवियत ने फॉर्मली नॉर्थ वियतनाम को रिकॉग्नाइज कर हो ची मिन को इकोनॉमिक और मिलिट्री एड देना शुरू किया। उधर यूएस भी फ्रेंच को मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस देना शुरू करता है। फ्रेंच डाउनफॉल एंड द बिगिनिंग ऑफ वॉर। 1954 में कॉन्फ्लिक्ट मैसिवली राइज हुआ और डीएन बियन फू में ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद फ्रेंच रूल का अंत हुआ। यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने डोमिनो इफेक्ट थ्योरी को प्रोपगेट कर कहा कि फ्रेंच डाउनफॉल पूरे साउथ ईस्ट एशिया में डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर कम्युनिज्म को एक्सपैंड करेगा, जो यूएस इंटरेस्ट्स के खिलाफ होगा। यह थियरी अगले एक दशक तक यूएस फॉरेन पॉलिसी की गाइडिंग प्रिंसिपल बनी। खैर, 1954 में ही जिनीवा अकॉर्ड्स ने नॉर्थ और साउथ वियतनाम को सेपरेट एंटिटीज की तरह रिकॉग्नाइज किया। इन अकॉर्ड्स में इलेक्शन कर वियतनाम को यूनाइट करने की बात थी, लेकिन इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं।
1960 में साउथ वियतनाम में नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम के इंसर्जेंट ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जिसके चलते यूएस प्रेसिडेंट केनेडी ने साउथ वियतनाम में आर्म्स सपोर्ट को एक्सपैंड किया। लेकिन यूएस अभी तक ऑन ग्राउंड वियतनाम वॉर में शामिल नहीं हुआ था। 1962 में अमेरिका ने एक हाईली कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन रैंच हैंड के तहत एजेंट ऑरेंज केमिकल वेपन को साउथ वियतनाम के फील्ड्स और रूरल एरियाज में स्प्रेड किया। ये नॉर्थ वियतनाम में वेजिटेशन को खत्म कर गोरिल्लाज की छुपने की कैपेसिटीज को कम करने के लिए था, लेकिन इसके इंपैक्ट्स काफी डेंजरस थे और कई लोकल्स और सोल्जर्स आज भी इसके साइड इफेक्ट्स झेल रहे हैं। इसी दौरान 1955 में पावर में आए कैथोलिक नेशनलिस्ट ngô Dinh Diem के प्रति साउथ वियतनाम में सपोर्ट कम होने लगा। उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में बॉम्ब अटैक भी हुआ। ये डीएम के कैथोलिक माइनॉरिटी की तरफ एक्सट्रीम फेवरेटिज्म के चलते हुआ, जिससे वहां के बुद्धिस्ट्स नाराज थे। 1963 में डीएम ने बुद्धिस्ट प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर करवाया, जिसने बुद्धिस्ट क्राइसिस को जन्म दिया। यूएस ने भी रियलाइज किया कि डीएम के सपोर्ट से उसका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होगा, इसलिए उसने डीएम के अगेंस्ट मिलिट्री कू के थ्रू उसे ओवरथ्रो करवा दिया। 1963 से 1965 तक साउथ वियतनाम में 12 गवर्नमेंट्स बदली गईं और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी यूएस लॉस का कारण बनी। यूएस सोल्जर्स एंटर इनटू वियतनाम। 1963 में यूएसए के प्रेसिडेंट केनेडी का असैसिनेशन हो गया और लिंडन जॉनसन नए प्रेसिडेंट बने। 1964 में यूएस ने नॉर्थ वियतनामीज पर गल्फ ऑफ टोंकिन में यूएसएस मैडॉक्स डिस्ट्रॉयर शिप पर अटैक का आरोप लगाया। इसके बाद यूएस कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास कर यूएस प्रेसिडेंट को पावर्स दी कि वो कोई भी नेसेसरी मेजर्स ले सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑन ग्राउंड आर्म्ड फोर्सेस इन वियतनाम। मार्च 1965 में फाइनली यूएस मरीन्स फर्स्ट कॉम्बैट ट्रूप्स की तरह वियतनाम वॉर में एंटर करते हैं और 1969 तक वियतनाम में 5 लाख से ज्यादा यूएस फोर्सेस स्टेशन थी। लेकिन कुछ इनिशियल सक्सेसेस जैसे बैटल ऑफ स्टारलाइट के अलावा यूएस लगातार वियतनाम में चैलेंजेस फेस करता है। टेट ऑफेंसिव एंड लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। अप्रैल 1967 में यूएस में मैसिव एंटी वॉर प्रोटेस्ट्स देखे गए। ये प्रोटेस्ट्स यूएस के वियतनाम में हुए लॉसेस के चलते हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, बैटल ऑफ डाक में यूएस और साउथ वियतनाम ने अपने 1800 सोल्जर्स खो दिए थे। 1968 में नॉर्थ वियतनाम अपना गेम चेंजिंग अटैक टेट ऑफेंसिव लॉन्च करता है। ये अटैक्स साउथ वियतनाम के 100 से ज्यादा सिटीज और आउटपोस्ट्स में देखे गए, इंक्लूडिंग हुए और साइगॉन। यूएस एम्बेसी पर भी अटैक्स हुए। इस ऑफेंसिव में हुई सोल्जर्स की डेथ और फ्रस्ट्रेटेड यूएस फोर्सेस का इनफेमस माइल आई मैसेकर में 500 से ज्यादा सिविलियंस को मार देने की खबरों ने डोमेस्टिक सपोर्ट को और कमजोर कर दिया। नतीजतन 1968 में ही लिंडन जॉनसन 20th पैरेलल के नॉर्थ में बॉम्बिंग्स को हॉल्ट कर नेक्स्ट इलेक्शन न लड़ने का अनाउंसमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन पावर में आते हैं। वॉर में यूएस सोल्जर्स को रिड्यूस करने का डिसीजन लेते हैं। वियतनाम में 1969 में प्रेजेंट 5.5 लाख से ज्यादा यूएस सोल्जर्स 1972 तक सिर्फ 65,000 थे। 1970 में यूएस सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर नॉर्थ वियतनाम के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस भी स्टार्ट करते हैं और यूएस कांग्रेस गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन को रिपील कर देती है। पेंटागन पेपर्स एंड यूएस एग्जिट। ऑफिशियल लेवल पर तो निक्सन वियतनाम में इन्वॉल्वमेंट को कम करने का दावा करते रहे, लेकिन 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिलीज्ड पेंटागन पेपर्स ने रिवील किया कि यूएस गवर्नमेंट सीक्रेटली वियतनाम में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रही थी। मौके का फायदा उठाकर 1972 में नॉर्थ वियतनाम मैसिव ऑफेंसिव लॉन्च कर साउथ वियतनाम के कई टेरिटरीज को कैप्चर कर लेता है। रिस्पॉन्स में निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन लाइन बैकर लॉन्च कर हैनोई और हाईफोंग के बीच रफली 20,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप करती है। ये रीजन काफी पॉपुलेटेड था और फिर से यूएस में पब्लिक रैथ का जन्म हुआ। नतीजतन जनवरी 27, 1973 में निक्सन पेरिस पीस अकॉर्ड साइन कर वियतनाम में डायरेक्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट को खत्म कर देते हैं। नॉर्थ वियतनामीज सीज फायर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही यूएस ट्रूप्स वियतनाम से विड्रॉ करते हैं, वैसे ही नॉर्थ वियतनामीज साउथ वियतनाम को ओवरटेक करने के प्लान्स में लग जाते हैं। द फॉल ऑफ साइगॉन।
अप्रैल 1975 में साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगॉन को कम्युनिस्ट्स सीज कर लेते हैं। नॉर्थ और साउथ वियतनाम को जुलाई 1975 में यूनाइट कर दिया गया और वियतनाम फॉर्मली एक सोशलिस्ट रिपब्लिक अंडर हार्डलाइन कम्युनिस्ट कंट्री की तरह इमर्ज हुआ। कुछ सोर्सेज के हिसाब से इस वॉर के अंत तक लगभग 58,000 अमेरिकन, 11 लाख नॉर्थ वियतनामीज और 2.5 लाख साउथ वियतनामीज सोल्जर्स और लगभग 20 लाख सिविलियंस मारे गए। तो यह था वियतनाम वॉर का इतिहास। आइए अब देखते हैं कि यह वॉर यूएस आखिर हारा क्यों। Why did the US lose? सबसे मेजर कारण था साउथ वियतनाम में लैक ऑफ एंथुजियाज्म इन सोल्जर्स एंड पीपल्स सपोर्ट। हिस्टोरियन केविन बॉयलन कहते हैं कि साउथ वियतनाम की इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स और लोगों को वॉर के लिए ढंग से कन्विंस ही नहीं कर पाई। वहां कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई हाफ हार्टेड तरीके से चली। वहीं दूसरी तरफ एंटी इंपीरियलिस्ट और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट करने में कम्युनिस्ट्स सक्सेसफुल हुए। कम्युनिस्ट्स ने वियतनामीज को कन्विंस किया कि उनकी पॉवर्टी और इम्पोवरिशमेंट का कारण यूएस सपोर्टेड करप्ट साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट है, इसलिए उनके खिलाफ लड़ना ही उनका मकसद होना चाहिए। साउथ वियतनामीज आर्मी नॉर्थ वियतनामीज से नंबर और वेपन्स दोनों में काफी ज्यादा पावरफुल थी। इवन विदाउट यूएस सपोर्ट वो अगर कन्विक्शन से लड़ते तो शायद जीत जाते। यही वजह है कि वॉर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आर्थर एस कॉलिंस ने कहा कि चाहे यूएस जितना भी सपोर्ट देता, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर साउथ वियतनाम टू सर्वाइव। अगला कारण था वहां की फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स। सदर्न वियतनाम में कम्युनिज्म को लेकर ऑपोजिशन काफी फ्रेगमेंटेड था और कम्युनिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स रखने वाले लोग भी धीरे धीरे कम हो गए। वियतनामीज का पॉपुलर सपोर्ट कम्युनिस्ट गुरिल्लाज की तरफ शिफ्ट हुआ और सिविलियंस ने उन्हें अपने घरों में पनाह दी। यूएस के लिए सिविलियंस और गुरिल्लाज में डिफरेंशिएट कर पाना कठिन हो गया। अगला कारण था यूएस के खुद की इंटरनल प्रॉब्लम्स और लैक ऑफ कंप्लीट कमिटमेंट टू फाइट। भले ही साउथ वियतनाम के कन्विक्शंस स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन अगर यूएस इनफ मटेरियल रिसोर्सेज वियतनाम वॉर में यूज करता तो शायद वो जीत जाता। लेकिन ये एक कॉस्टली एंडेवर था। वियतनाम में वॉर को फंड करने के लिए यूएस को अपने टैक्सेस को रेज करना पड़ता और इमरजेंसी फाइनेंशियल रिजर्व्स को यूज करना पड़ता। पर यूएस ने यह नहीं किया, क्योंकि प्रेसिडेंट जॉनसन अगर ऐसा करते तो वॉर सपोर्ट और उनकी गवर्नमेंट के प्रति सपोर्ट भी कम हो जाता। अगला कारण था यूएसएसआर और चाइना का नॉर्थ वियतनाम में सपोर्ट। गुरिल्लाज के लिए खुद के दम पर रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पाना कठिन था। सिर्फ अपने दम और गुरिल्ला टैक्टिक से वो यूएस असॉल्ट को सस्टेन कर सकते थे, लेकिन वॉर जीतना मुश्किल था। इसलिए उनकी जीत में यूएसएसआर और चाइनीज सपोर्ट एक क्रूशल फैक्टर बना। अगला कारण यूएस में डिटीरियोरेटिंग पब्लिक सपोर्ट अगेंस्ट वॉर। हमने पहले ऐसे कई इवेंट्स की चर्चा की जिन्होंने यूएस में एंटी वॉर सेंटिमेंट्स को जन्म दिया। हजारों सोल्जर्स की डेथ, नॉर्थ वियतनाम का सक्सेसफुल टेट ऑफेंसिव और पेंटागन पेपर्स जैसे इवेंट्स ने रिड्यूसिंग सपोर्ट फॉर वॉर में कंट्रीब्यूट किया। 1960s में यूएस में मैसिव एंटी वॉर प्रोटेस्ट्स देखे गए और यूएस कांग्रेस ने भी वियतनाम वॉर को सपोर्ट करने वाले रेजोल्यूशन को वापस ले लिया। दोस्तों, वियतनाम में यूएस की हार को लेकर एक और थियरी है जिसका नाम है द लॉस्ट विक्ट्री थीसिस। इसके हिसाब से यूएस वियतनाम में जीत की कगार पर था, लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स और नेगेटिव मीडिया रिपोर्टिंग के चलते हारा। इसका दावा है कि एक्सपर्ट्स का वॉर के वक्त ही यूएस वीकनेसेस का मीडिया के थ्रू प्रोपगेशन यूएस के लिए भारी पड़ा। इस नेगेटिव मीडिया रिपोर्टिंग ने नॉर्थ वियतनामीज के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और वो फियर्सली लड़ते रहे। वैसे लॉस्ट विक्ट्री थीसिस के प्रति हिस्टोरियंस में ज्यादा सपोर्ट नहीं है और इस बात पर कंसेंसस ज्यादा है कि वियतनाम वॉर यूएस के लिए शुरू से ही अनविनेबल था। कई मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स जैसे CIA ऑफिसर थॉमस एंड जूनियर भी यूएस की इम्पॉसिबल जीत के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये थी यूएस की वियतनाम वॉर में हार की कहानी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।